नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के बिहार स्पेशल सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावच के बारे में। किसी भी राज्य के बारे में यदि पढ़ना है तो उसकी भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके मैप पर वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के मैप के बारे में समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग जो है बिहार के बारे में छोटी बहुत जानकारियां लेंगे, थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर बिहार का जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और पुराने जितने भी वीडियोज हैं वो भी जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज को और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि अब मात्र 10 या 12 दिन का समय बचा हुआ है बीपीएससी के लिए, जो पीटी होने वाला है उसके लिए। तो अभी से बहुत तगड़ी तैयारी शुरू कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा नंबर्स आ सके और आप लोग कट ऑफ कम से कम पार कर सके। ठीक है, कम से कम 100 से 110 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए। मैं कहूंगा 110 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए ताकि आपके 100 क्वेश्चंस बिल्कुल ही सही हो। चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो यदि 100 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन तय माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का अपना वीडियो और शुरू करता हूं मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बिहार के मैप के बारे में। ठीक है, बिहार का मैप यदि देखें तो इसमें आप लोग देख पाते हैं कि इसकी जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। मतलब कि इसकी जो आकृति है यदि आप लोग देखें तो ये आपको आयताकार दिखाई देगा। ठीक है, बिहार की जो आकृति है वो कैसी है? आयताकार है। सबसे पहले तो यह याद रखिए। ठीक है, यह पूछा जा चुका है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यह जो है उत्तरी अक्षांश, कितना उत्तरी अक्षांश? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं यहां पर यदि हम लोग मैप देख ले, ठीक है, तो यह आपका विषुवत रेखा हो जाता है। ठीक है, और यह जो है आपका अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। ठीक, और यह जो है आपका देशांतर रेखाएं इस प्रकार से हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक, तो यदि हम लोग देखें तो इस भाग में यह पड़ता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां पर विषुवत रेखा है तो ये यहां से ऊपर जो भी होगा वो उत्तरी अक्षांश होगा और ये आपका बीच का रेखा है, मध्याह्न रेखा है, तो इसके जो पूरब में होगा वो आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस भाग में स्थित है। चूंकि हमारा भारत भी इसी भाग में स्थित है इसलिए आपका बिहार भी जो है इसी भाग में स्थित माना जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको याद रखना है तो यहां पर 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर आप याद रख सकते हैं। लेकिन कभी कभार बीपीएससी की आदत होती है कि पूरा पूछ देता है, तो यदि आप पूरा याद रख सके तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं तो इसकी यदि चौड़ाई देखें मतलब कि आप यदि पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो यह जो है 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 483 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पूरब से लेकर के पश्चिम तक। ठीक है, और उसके बाद यदि हम देखें उत्तर से दक्षिण तक यदि देखें तो उत्तर से दक्षिण तक जो है यह 345 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब इन दोनों को चौड़ाई और लंबाई को मिला दीजिए, गुना कर दीजिए तो आपको कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है आपका 94,163 किलोमीटर है और ये पूरा का पूरा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हो सकता है कि पूछ दे। ठीक है, इसको 94.16 लाख हेक्टेयर ये भी कभी कभार पूछ देता है ऑप्शन में, तो यह भी याद रखिए 94.16 लाख हेक्टेयर और 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो यह भी जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो इसको जो है तीन
भागों में बांटा जा सकता है। बिहार का यदि भौगोलिक विभाजन करें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका यहां पर है, ये आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है। यह जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यहां पर आपको शिवालिक की कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, जब भारत का भौगोलिक विभाजन देखते हैं और हिमालय का विभाजन देखते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार से उसको बांटा जाता है। एक होता है महान हिमालय, एक होता है मध्य हिमालय और एक होता है निचला शिवालिक का श्रेणी। तो यह जो बिहार का क्षेत्र है, इसमें शिवालिक के श्रेणी का कुछ भाग जो है वह आता है उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है। और फिर इसका भी विभाजन किया गया है, आपका सोमेश्वर की घाटी है, रामनगर का दून है और भी बहुत सारे भाग है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए, यह जो क्षेत्र है यह आपका शिवालिक का क्षेत्र है और यह जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक। तो ये भाग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहां पर जो है आपका झारखंड से सटा हुआ कुछ क्षेत्र है जहां पर आपका पठार पाया जाता है। ये सब जो क्षेत्र है ये झारखंड से सटा हुआ है, क्योंकि दक्षिण में झारखंड है बिहार के, तो यहां पर जो है आपका पठारी क्षेत्र पाया जाता है, झारखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है। इसी में आपका कैमूर का पठार आ जाता है, रोहतास का पठार आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। और इस क्षेत्र में जो है आपके खनिज पदार्थ अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। तो एक भाग हो गया आपका पर्वतीय प्रदेश, एक हो गया आपका ये पठारी क्षेत्र, ठीक है। और बीच का जो भाग है उसमें आपका मैदान आता है, लेकिन इसको जो है बीच से यहां से आपकी गंगा नदी बहती है, ठीक है, जो कि बिहार को 2 प्रमुख भागों में बांटती है। बिहार में गंगा नदी जो है वह बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी बिहार कहा जाता है या फिर उत्तरी गंगा का मैदान कहा जाता है। ये आपका उत्तरी बिहार हो गया या फिर उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, और ये नीचे जो हो गया वो आपका दक्षिणी गंगा का मैदान कहिए या फिर दक्षिणी बिहार इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भाग भी जो है याद रखिएगा, पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वह बिहार को 2 भागों में बांटती है, तो यह गंगा नदी है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा। और ये जो है उत्तरी गंगा का मैदान है और ये दक्षिणी गंगा का मैदान है, ठीक। तो यह 3 भाग हो गए आपका। पहला हो गया पर्वतीय भाग, दूसरा हो गया पठारी क्षेत्र जो कि दक्षिण में है, और बीच में जो है आपका वो मैदान हो गया। मैदान जो है उसको गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, एक हो गया उत्तरी बिहार का मैदान और एक हो गया दक्षिणी बिहार का मैदान या फिर दक्षिणी गंगा का मैदान और उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो यहां पर उत्तरी भाग से बहुत सारी नदियां जो है वो आकर के गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। उत्तर में भी बहुत सारी नदियां जो है वो गंगा से आकर के मिलती है और दक्षिण से भी बहुत सारी नदियां वो गंगा में आकर के मिलती है। इसको हम लोग नदियों में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर देख लेते हैं। अब चूंकि ऊपर से जो ढाल है, ऊपर से नीचे की ओर, यहां से उत्तरी भाग से लेकर गंगा नदी तक जो ढाल है वो बहुत ज्यादा अधिक है, इसलिए, और चूंकि ये पर्वतीय भाग है, यहां पर आप जानते हैं बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल की पहाड़ियों से जो नेपाल या फिर तिब्बत की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं वो बहुत तीव्र वेग के साथ निकलती हैं, और चूंकि ढाल भी बहुत तेज है इसलिए गंगा नदी में मिलने से पहले जो है बहुत सारे बाढ़ लाती है, ठीक है। यह जो आपका कोसी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक। तो अब देखते हैं, इधर से बहुत सारी नदियां आकर के गंगा में मिलती है और इस क्षेत्र में बाढ़ लाती है, ठीक है। लेकिन बाढ़ के साथ साथ उसमें जलोढ़ मिट्टी भी होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक। तो यह जो उत्तरी गंगा का मैदान है यह आपका उपजाऊ क्षेत्र है, साथ ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जबकि दक्षिण से जो नदियां आकर के मिलती हैं वह पठारों से आकर के मिलती हैं, ठीक है। और इधर का जो ढाल है वह भी जो है आपका उतना ज्यादा तीव्र ढाल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इधर से जो नदियां निकलती हैं उनकी जो आपकी गति होती है वह धीमी होती है और ये गंगा में आकर के तो मिलती है, लेकिन इन नदियों से बाढ़ नहीं आता है, ठीक है। और चूंकि एक और आपका अंतर है कि उत्तर से जो नदियां आती हैं वह आपकी सदा नीरा होती हैं, मतलब उसमें वर्ष भर जल भरा रहता है, क्योंकि हिमालय के हिमनदों से ये निकलती हैं, ठीक है। और नीचे से जो है वह पठारी क्षेत्रों से जो निकलती है वह वर्षा के पानी पर निर्भर होती है, ठीक है। तो इसमें जो है साल भर वर्षा नहीं होती है और साल भर जो है इसमें पानी भी उतना अधिक मात्रा में नहीं होता है। इस कारण से दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र होता है वह सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, ठीक है। जबकि
उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र होता है वह आपका बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, हर चीज जो है आपका इसी से रिलेटेड होता है। जो कि ज्योग्राफिकल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हर चीज जो होता है वह इसी से रिलेटेड होता है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि चूंकि ऊपर का जो क्षेत्र है, उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, और पानी जो है वह साल भर भरा रहता है नदियों में। तो यह जो क्षेत्र होता है वह कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जबकि दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है वह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर नलकूपों, नहरों इत्यादि के माध्यम से सिंचाई करनी होती है या फिर वर्षा से सिंचाई होती है। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र होता है वह सूखा प्रभावित होता है। यह कृषि के लिए उतना ज्यादा मतलब कि फेमस नहीं है। वैसे कृषि यहाँ भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा पैदावार यहाँ पर नहीं होती है। यह जो क्षेत्र है आपका वह खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो कि झारखंड से छटा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां पर जो है आपका खनिज जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यहीं पर आपकी रोहतास की पठारी है, जहां से पायराइट जो है, रोहतास से आपका पायराइट जो है वो काफी मात्रा में निकाला जाता है। ठीक है, रोहतास से पायराइट जो है वह काफी मात्रा में निकाला जाता है। वैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग खनिज संपदा पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अभी भौगोलिक विभाजन पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर कुल क्षेत्रफल देख लिया था 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रफल देखें तो यह है 91,838.28 वर्ग किलोमीटर। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अधिकतर जो क्षेत्र है वो हम लोग देख रहे हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्र ही है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नगरीय क्षेत्रफल। तो नगरीय क्षेत्रफल जो है वो मात्र 2324.74 किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो नगरीय क्षेत्रफल जो है वो काफी कम है और ग्रामीण क्षेत्रफल ही जो है वो सर्वाधिक है। ठीक, लगभग 95% जो है आपका वह ग्रामीण क्षेत्रफल ही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो देश में बिहार का 12वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश भर में 12वां स्थान है। ओके, और ये कब हुआ है? तो आपका जब तेलंगाना बन गया है उसके बाद यह 12वें स्थान पर आ गया है। ठीक, तो अभी वाला याद रखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो है वो मैंने बता दिया 483 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह 345 किलोमीटर है और आकृति क्या है? आयताकार है। ठीक है, तो यह मैंने पहले भी बताया है। बिहार का क्षेत्रफल जो है वह देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यह पूछा भी जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और यह 12वां स्थान भी पूछा जा चुका है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है बिहार। ठीक है, और यह जो है वह भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का कहने का क्या मतलब? लैंडलॉक्ड स्टेट कहने का मतलब इसके चारों तरफ जो है वो कहीं भी आपका समुद्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जल वाला क्षेत्र नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको भू आवेष्टित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल है, उधर जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र है उत्तर में। ठीक है, दक्षिण में आप देख सकते हैं झारखंड है, यह भी पठारी क्षेत्र है। ठीक है, आपका इधर आते हैं पूरब में, तो यहां पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। ओके, और उसके बाद जो है इधर आप देख लेते हैं पश्चिम में, तो यहां पर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं चारों तरफ से जो है आपका केवल भूमि वाला क्षेत्र है, इसीलिए इसको भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहां पर दिया भी हुआ है बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, समुद्र तट से बिहार की दूरी जो है वह 200 किलोमीटर है। यह याद रखने लायक पॉइंट है, तो याद जरूर रखिएगा। 200 किलोमीटर है समुद्र तट से बिहार की दूरी। और समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखें तो यह है 173 फीट। औसत ऊंचाई जो है वह 53 मीटर है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, और गंगा हुगली नदी मार्ग के द्वारा यह जो है बिहार वह समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गंगा हुगली नदी मार्ग यानी कि पश्चिम बंगाल होते हुए जो है आप बिहार को समुद्र से जोड़ सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। बिहार जो है वह गंगा नदी के समृद्ध मैदानी भाग या क्षेत्र में स्थित है, जो अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान किसको कहते हैं? जो नदियों के द्वारा
ये बालू वगैरह जो है बहा करके लाया जाता है, जो भूमि बहा करके लाई जाती है, उसी से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच गुजरती है और दो भागों में बांटती है। अतः कृषि क्षेत्र में बिहार जो है वह भारत के अन्य राज्यों में अग्रणी है। गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, तंबाकू, जूट, मिर्च, आम, लीची, गन्ना इत्यादि के उत्पादन में बिहार का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, बिहार राज्य के भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों का योगदान है। मतलब जो शैल मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो इन समूहों का योगदान है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों का योगदान है। ठीक है, बिहार का जलोढ़ मैदान जो है वह संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि दक्षिणी बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, जो आपका झारखंड से छठा पठारी क्षेत्र मैंने बताया दक्षिणी बिहार का, वह उसमें जो है आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को चार प्रमुख संरचनात्मक समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है आपका धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें जो है वह प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित होती हैं और ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, यह जो है आपका धारवाड़ चट्टान है। ठीक है, यदि हम लोग देखें तो धारवाड़ चट्टानों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह जो है आपका धारवाड़ चट्टान जो है यह इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो क्षेत्र है आपका, यह आपका धारवाड़ चट्टान का क्षेत्र है। ठीक है, यह जो आपका इस रंग से रंगा हुआ है, ठीक है, हल्का ब्राउन, डार्क ब्राउन है, यह आपका धारवाड़ का चट्टान है और यह भी जो है आपका वो धारवाड़ का चट्टान है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विंध्यन रॉक। तो विंध्यन जो चट्टाने हैं वो विंध्य चट्टाने जो है वह इस भाग में पाई जाती है। ये जो कलर है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो क्वाटरनरी रॉक्स आता है। ठीक है, क्वाटरनरी रॉक्स, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये पूरा जो आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान है, यह टोटल आपका क्वाटरनरी रॉक से बना हुआ है और ये जो है आपका टर्शियरी रॉक से बना हुआ है। यह जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जो शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र मैंने बताया, जिसमें सोमेश्वर पहाड़ी है, आपका रामनगर का दून है। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है वह आपका टर्शियरी रॉक से बना हुआ है, टर्शियरी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहां पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है धारवाड़ चट्टानों में स्लेट, क्वार्टजाइट इत्यादि जो है वह धारवाड़ युग की चट्टानें मानी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन धारवाड़ युग की चट्टानें हैं। उसमें स्लेट और क्वार्टजाइट जो है वह धारवाड़ युग की चट्टानें हैं, लगाना होगा। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं विंध्यन समूह की चट्टानें। तो ये इस समूह की चट्टानें जो है वह सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिलों में पाई जाती है। रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती है, जैसा हम लोगों ने देखा आपका बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। इन चट्टानों से सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण के लिए पायराइट मिलता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि रोहतास के पठार से आपको पायराइट मिलता है। ठीक है, और पायराइट का इस्तेमाल किस में होता है, तो सीमेंट उद्योग में और चूना पत्थर तथा गंधक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर इत्यादि इस समूह की चट्टानें हैं। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग जो है वह सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ एवं सांची के बौद्ध स्तूपों में भी किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्सरी चट्टानें। तो जैसा मैंने बताया था, पश्चिमी चंपारण जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती हैं टर्सरी युग की चट्टानें, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया। उसके बाद आते हैं क्वाटरनरी चट्टानें। तो इन चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीस्टोसीन काल में क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण हुआ है और ये चट्टानें जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर, कांग्लोमरेट इत्यादि के द्वारा निर्मित है। इन चट्टानों का निक्षेप शिवालिक के उत्थान के पश्चात इसके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। ठीक है, सिंधु गंगा द्रोणी में, इसीलिए मैंने जैसा बताया था कि आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में यह पाया जाता है। ठीक है, क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है,
नदियों के द्वारा इस निक्षेपण के कारण यहाँ मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। संपूर्ण बिहार के मैदानों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। जैसा मैंने बताया कि ढाल जो है वह पहाड़ों के निकट जो है वह कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर गहराई बढ़ती जाती है। ठीक है, पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे गहराई जो है वो बढ़ती जाती है, तो ढाल भी जो है वो अधिक गहरा होता जाता है, अधिक बढ़ता जाता है ढाल भी। ठीक है, गंगा के दक्षिणी मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर और मोकामा के बीच पाए जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। आरा, डुमराव, बीटा एवं पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा माना जाए तो इसके समानांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, मुजफ्फरपुर तथा सारण के बीच जो है जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। ठीक है, यह याद रखिएगा कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न के द्वारा हुआ है। ठीक है, यह सब जो है हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैप पर भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो है वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसमें इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, हिमालय के बनते समय हिमालय के दक्षिण में एक विशाल अग्रगर्त बन गया था। इस विशाल अग्रगर्त में गोंडवाना लैंड के पठारी भाग से निकलने वाली नदियों ने अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप करना शुरू किया। इससे प्लीस्टोसीन काल में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीस्टोसीन काल में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि क्वाटरनरी चट्टानें हैं उनका निर्माण भी प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। बिहार का मैदानी भाग असंगठित महीन मृत्तिका, गाद एवं विभिन्न कोटि के बालू कणों जैसे अवसादों से निर्मित है, जहां बजरी और गोलाश्म के साथ अवसादों के सीमेंटीकरण के कारण मिट्टी के अधोस्तरीय सन स्तरों में प्लेट जैसी संरचनाएं विकसित हो गई हैं। इन पटलों की उपस्थिति ने मैदान के भूमिगत जल प्रवाह को एक विशेष चरित्र प्रदान किया है। ठीक है, यह कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस चूंकि मतलब कि पढ़ना है इसलिए पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान में रखिए बस। बिहार के पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी काल के अंतिम चरण में निर्मित हुई है। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आई लिख दूंगा। ठीक है, बाकी सब जो है आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पीटी और मेंस दोनों के लिए पढ़ाना था, इसलिए मैंने सारा पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मेंस में यदि बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिहार में अवस्थित सीमांत पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का हिस्सा है। यह पठार पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्मित है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वह किस काल में निर्मित है, तो पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्मित है। ठीक है, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के विंध्य काल के शैल समूहों का विस्तार भी बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में कैमूर के पठार के रूप में मिलता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। यह प्राचीन अवसादी गिरटी से लेकर सूक्ष्म कणीय बालुकास्म शैल, फ्लैग स्टोन, बलुआही गाद शैल, चूना पत्थर शैलों से तथा क्वार्टजाइट ब्रेसिया एवं पर्सेलेनाइट्स शैलों से निर्मित है। ठीक है, तो कौन कौन सी चट्टानों से निर्मित है यह यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका विंध्य काल का चट्टान है, विंध्य चट्टानें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिलों में ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, क्वार्टजाइट से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। कई जिलों में क्वार्टजाइट के अलावा स्लेट और फिलाइट भी पाया जाता है। तो कहां पर कौन सा चट्टान पाया जाता है वह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में जलोढ़ के नीचे छिपे भ्रंश भी विवर्तनिक घटनाओं के, विवर्तनिक का क्या अंग्रेजी में होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, विवर्तनिक का मतलब टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी इसको कहा जाता है। ठीक है, इन घटनाओं के प्रमाण है। प्लीस्टोसीन काल में राजमहल तथा शिलोंग पठार के मध्यवर्ती भाग के धंस जाने के कारण गंगा नदी बंगाल की खाड़ी
की ओर प्रवाहित होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी कारण आपको पता चल गया कि गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी की ओर क्यों प्रवाहित होती है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से संबंधित है। उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से और औरंगाबाद विंध्यन काल से संबंधित है। यह भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं बिहार का भौगोलिक विभाजन एवं उप विभाजन यानी कि प्राकृतिक उच्चावच। ठीक है, बिहार का प्राकृतिक उच्चावच की बात कर लेते हैं। उच्चावच की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि शिवालिक पर्वत श्रेणी और उसके बाद आपका जो बीच का मैदान है गंगा का मैदान और उसके बाद आपका पठारी क्षेत्र। तो पहला जो है आपका विभाजन उसको कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 932 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वह 250 से लेकर 280 मीटर है। ठीक है, और यह टर्शियरी भू संचलन के स्वरूप निर्मित हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश को हिमालय का तृतीय मोड़ माना गया है। ठीक है, तृतीय मोड़ माना गया है, यह भी याद रखिएगा। स्थानीय उच्चावच के आधार पर इस क्षेत्र को 3 उपभागों में बांटा जाता है। पहला जो है आपका वो है रामनगर दून। रामनगर दून, दून जो होता है वह आपका मैदानी भागों में बनता है। ठीक है, दून जैसा आप लोग देहरादून वगैरह का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वैसे ही रामनगर दून है यहाँ पर। ठीक है, यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यह 214 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। तो यह कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने जरूरी है, पूछा जा सकता है। रामनगर दून जो है वह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में अवस्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका त्रिवेणी नहर जो है वह मिलता है सोमेश्वर श्रेणी में। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अपना सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना टोड़ी तक लगभग 75 किलोमीटर स्क्वायर तक क्षेत्र तक है। तो यह पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से लेकर भिखना टोड़ी तक जो है आपका 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच में सीमा का निर्माण करता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार और नेपाल के बीच में सीमा का निर्माण कौन करता है, तो सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग करता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई जो है वह 874 मीटर है, यह भी याद रखिएगा। ठीक, इस श्रेणी में नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जिसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा और मरवात दर्रा प्रमुख है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच का संपर्क मार्ग बनता है। ठीक, तो ये तीनों दर्रों का नाम जो है वह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। शिवालिक वलित पर्वत के इन श्रेणियों में नदी द्वारा अपर्दन के कारण काफी उबड़ खाबड़ क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इन नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दून या हरहा याइन घाटी। हरहा याइन घाटी या फिर हरहा घाटी। ठीक है, दून या हरहा घाटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 24 किलोमीटर लंबी यह घाटी रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर, या फिर नहीं, 24 किलो लंबाई है इसलिए 24 किलोमीटर लंबी। ठीक है, इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दूसरा जो विभाजन होता है वह है बिहार का मैदान। ठीक है, बिहार का विशाल मैदान, यह जो है आपका 95% क्षेत्र में फैला, लगभग 96% क्षेत्र में फैला हुआ है। यह तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 90,650 वर्ग किलोमीटर है। तो यह भी याद रखिएगा, कभी कभार डाटा भी एकदम एग्जैक्ट पूछ देता है बीपीएससी में। ठीक, तो याद रखिएगा 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह जो बिहार का विशाल मैदान है वह विस्तृत है। ठीक है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है, 96% है।
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच फैला बिहार का विशाल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसका पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेश में कहीं कहीं चूने के कंकर के ऊपरी सतह के निकट जवाब पाया जाता है। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है। ठीक है, सपाट मैदान है जिसमें चौर की तरह निचली भूमि पाई जाती है, जिसे टाल या ताल कहते हैं। ठीक है, टाल क्षेत्र आप लोगों ने सुना होगा। वर्षा ऋतु में यह क्षेत्र जो होता है वह जलमग्न रहता है। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है वह सर्वत्र एक समान एवं धीमा है, मतलब सभी जगह एक समान एवं धीमा है, जो कि 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ठीक है, यह याद रखिएगा, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के बीच है। ठीक है, हालांकि इसकी औसत गहराई जो है वह 1000 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच है। ठीक, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक गहराई भी पाई जाती है। अब गंगा नदी के मैदान को जो है वह 2 भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा नदी जो है वह बिहार के विशाल मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला है आपका गंगा का उत्तरी मैदान। ठीक, इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला इत्यादि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। तो बिहार का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी गंगा का मैदान है, उसमें कौन कौन सी नदियां बहती है यहां से देख सकते हैं आप। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गया, बूढ़ी गंडक, कमला इत्यादि। ठीक है, इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है। ठीक है, मैंने जैसा बताया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल मिलता है, इसी कारण से जो आपका पर्वतीय क्षेत्र से नदियां निकलती हैं वो गंगा में मिलने के दौरान उनका वेग जो होता है वो तीव्र होता है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में बाढ़ भी आता है। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नदियों के प्रवाह के क्रम में यह प्रदेश कई दोआबों में वर्गीकृत हो गया है। ठीक है, तो इसमें घाघरा गंडक दोआब आता है, गंडक कोसी दोआब आता है और कोसी महानंदा दोआब आता है। नदियों के बारे में हम लोग नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बस 1 या 2 दिन के बाद। ठीक है, कल तक शायद कल शाम में डाल दूंगा नदियों के बारे में वीडियो। ठीक है, अभी लिखना शुरू किया। ठीक, तो उत्तर बिहार का यह मैदान जो है वह समतल एवं मूलतः एक रूपी होने के बावजूद यहाँ की प्रवाह प्रणाली के कारण इस स्थानीय भिन्नता रखता है। ठीक है, प्रवाह प्रणाली जो है वह विभिन्न मतलब कि भिन्न है। ठीक, इस मैदान में नदियों के मध्य स्थित, नदियों के बीच स्थित बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति दियारा प्रदेश तथा नदी धाराओं के बने चार एवं छारण अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो चार एवं छारण जो है वह बिहार के उत्तरी मैदान में पाया जाता है। इस मैदान के उत्तरी भाग में दलदली भूमि तथा झीलों की बहुलता देखने को मिलती है। ठीक है, इस मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। इस क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी तथा रेत से निर्मित जलोढ़ पंख की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर इन नदियों के प्रवाह पथ का विचलन देखा जाता है, मतलब कि जिस रास्ते से वो बह कर आती हैं नदियां उसमें विचलन देखा जाता है, उनके मार्ग में परिवर्तन देखा जाता है। और यही कारण है कि कोसी नदी जब मार्ग परिवर्तन करती है तो बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ की विभीषिका लाती है। गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा तथा पूर्णिया जिलों में पाया जाता है। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, मतलब इस दिशा में। ठीक है, पटना के उत्तर में गंडक नदी गंगा नदी से आकर के मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा से घाघरा नदी मिलती है। यह हम लोग नदियों वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे कि किस एग्जैक्ट क्षेत्र में कौन सी नदी मिलती है गंगा नदी से। यह भूभाग गंगा के उत्तरी तराई के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो राज्य के 32.77% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी से बना समतल मैदान है। तो आपका उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है? 56,980 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य का 32.77% क्षेत्र है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी के अवशेष के रूप में कुछ पहाड़ियां स्थित है, जैसा हम लोगों ने देखा उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, राज्य की उत्तरी सीमा के साथ साथ लगभग 60 किलोमीटर तक सोमेश्वर पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है,
शिवालिक पर्वत श्रेणियों में रामनगर दून की पहाड़ियां 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है तथा यही 22 किलोमीटर लंबी हरहा की घाटी भी स्थित है। इसी घाटी के उत्तर में सोमेश्वर की 800 से 2800 फीट ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी स्थित है। यह भी हम लोग पहले देख चुके हैं। चौर एवं छारण जैसी विशिष्ट भू आकृतियां भोजपुर, बक्सर, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में प्रायः मिलती हैं। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इस मैदान की विशेषताएं क्या है, तो कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। यह जलोढ़-पंखी क्षेत्र है जहां से नदियां मुड़कर प्रवाह पथ बदल लेती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि बिहार का जो उत्तरी भाग है उसमें बाढ़ बहुत आता है। ठीक है, गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी मैदान का सीमावर्ती भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। ठीक है, इन उच्च भूमियों की संख्या पश्चिम में अधिक है। इस मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में पहाड़ियों के समीपवर्ती भाग का नाम तराई क्षेत्र है, में जो है आपका नम तराई क्षेत्र है। ठीक, यह भी याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण जिले में तराई क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं। उपर्युक्त आधारों पर गंगा के उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया आपका भाबर, तराई एवं उप तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में सपाट आर्द्र क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के दक्षिण में दलदली उप तराई क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई कम है। तराई क्षेत्र को भाबर क्षेत्र भी कहते हैं जो कि सोमेश्वर पहाड़ी के तराई में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। तो यह याद रखिएगा, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरा आपका बांगर या फिर भांगर भूमि। ठीक है, बांगर या भांगर भूमि, इसके अंतर्गत प्राकृतिक बांध तथा दोआब मैदान स्थित है। बांगर क्या है, तो पुराने जलोढ़ होते हैं। यह कई बार पूछा जा चुका है, पुराने जलोढ़ और नए जलोढ़ के बारे में। तो बांगर जो है वह पुराने जलोढ़ होते हैं और कहां पाए जाते हैं, तो उत्तरी गंगा के मैदान में पाए जाते हैं, जो आसपास के क्षेत्र से 7.8 मीटर ऊंचे दिखते हैं। पुराने जलोढ़ यानी कि बांगर एवं नए जलोढ़ खादर के बीच जो है मध्यवर्ती ढाल मिलता है। ठीक है, तो नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा है आपका खादर भूमि। खादर भूमि में यदि देखें तो गंडक एवं कोसी नदी के बीच नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र जो होता है वो खादर भूमि कहलाता है। यह लगभग हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है तथा काफी उपजाऊ मैदान भी है। चौथा यदि डिवीजन देखें तो इसको चौर या मन कहा जाता है। चौर तथा मन उत्तरी गंगा मैदान की निम्न भूमि जो वर्षा के समय पानी से भरा रहता है उसको चौर कहा जाता है, और नदियों के से बने गोखुर झीलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो होती है वह मन कहलाती है। तो नदियों से जो गोखुर झीलों के रूप में आकृति बनती है उसको मन कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं गंगा के दक्षिणी मैदान के बारे में। गंगा के दक्षिणी मैदान के बारे में यदि बात करें तो यह मैदान गंगा नदी के दक्षिणी तट से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है, यानी कि झारखंड के भाग से जो है वो सटा हुआ है। ठीक है, यह मैदान राज्य के 19.36% क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, और समतल है। तो यहाँ से यह पॉइंट जो है वह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19.36% क्षेत्र में यह विस्तृत है। गंगा के दक्षिणी मैदान के ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर लाई गई बलुई मिट्टी से निर्मित हुआ है, इसलिए भूमिगत जल अधिक मात्रा में मिलता है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल जो होता है वह अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, इस मैदान के बाह्य भाग में मतलब बाहरी भाग में गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर, गिरियक और बराबर की पहाड़ियां हैं। तो इस क्षेत्र में गया की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, गिरियक और बराबर की पहाड़ियां हैं जो इसकी समतल एकरूपता को भंग करती है। ठीक है, मतलब कि इसे समतल नहीं रहने देती है। जैसे उत्तर का मैदान पूरा का पूरा एक रूप है, समतल है, तो वैसा यह नहीं रह पाता है इन पहाड़ियों के कारण। इस मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन है, तो सोन है, कर्मनाशा है, पुनपुन है, फल्गु है एवं उनकी सहायक नदियां। और भी नदियों के बारे में हम लोग नदियों वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है यह याद रखिएगा कि उत्तरी मैदान की नदियां कौन कौन सी है और दक्षिणी मैदान की नदियां कौन कौन सी है, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भूभाग दक्षिणी बिहार के लगभग 33,760 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में
में फैला हुआ है, यह भी याद रखिएगा। यह पश्चिम और मध्य में अधिक चौड़ा तथा पूर्व में मतलब राजमहल की पहाड़ियों के निकट जो है वह संकीर्ण हो गया है, मतलब नैरो हो गया है, ठीक है। यहाँ की अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं जो मैदानी भाग के कृषि क्षेत्र में बीचों बीच स्थित है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने देखा था, मैदानी भाग में स्थान स्थान पर पहाड़ियां और टेकड़ियां फैली हैं, जिनमें गया जिले की बराबर पहाड़ी, आपका रामशिला पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, जेठियन पहाड़ियां, राजगीर और गिरियक की पहाड़ियां, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी जिसे पीर पहाड़ी भी कहा जाता है, तथा शेखपुरा और पार्वती की टेकड़ियां जो है वह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यह कहाँ कहाँ है, क्या क्या कौन कौन सी पहाड़ी है, यह जरूर याद रखिएगा। गया जिले में कौन कौन है, बराबर है, रामशिला है, प्रेतशिला है और जेठियन की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसी तरह राजगीर और गिरियक की पहाड़ियां हैं बिहार शरीफ में, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी है जिसको पीर पहाड़ी कहा जाता है, तो यह सब याद रखिएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में कई नदियां गंगा में न मिलकर नदी के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, जिनका राज्य की सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां प्राकृतिक तटबंध तथा इससे सटे हुए ताल का निर्माण करती हैं। दक्षिणी गंगा का मैदान मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड से गंगा में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इस भाग में गंगा प्राकृतिक कगार निर्मित करती हैं जो अपने आसपास की भूमि से ऊंचे रहते हैं, जिसके कारण नदियां गंगा के समानांतर ही प्रवाहित होती हैं। इससे पीनेट प्रवाह प्रणाली भी कहते हैं, इसका निर्माण भी होता है। पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या होता है, यह यहां से आपको पता चल जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राकृतिक कगार के दक्षिण जल्ला ढाल का निम्न क्षेत्र जो है वह टाल कहा जाता है, यहीं पर पाया जाता है। प्राकृतिक कगार के दक्षिण में जल्ला ढाल का निम्न क्षेत्र पाया जाता है जिसे टाल कहते हैं, ठीक है। इसका विस्तार पटना से लखीसराय तक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बरहिया टाल, मुकामा टाल, फतुहा टाल, बख्तियारपुर टाल, बाढ़, मोर और सिंघौल का टाल प्रमुख है, ठीक है। तो यह टाल का जो क्षेत्र है इसका जो नाम है वह भी याद रखिएगा। गंगा के दक्षिणी मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, किंतु पूर्व में यह धीरे धीरे कम होती जाती है। गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सोनगंगा दोआब, दूसरा है मगध का मैदान और तीसरा है अंग का मैदान। अंग का मतलब क्या, भागलपुर वगैरह का जो क्षेत्र होता है उसको अंग कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दक्षिणी बिहार की नदियां जो है वह सदाबहानी है, यानी कि सदा नीरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ढाल क्षेत्र में खादर के मैदान मिलते हैं, ठीक है। सदाबहानी क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है आपका हिमनदों से नहीं निकलती हैं, वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं, पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, इसलिए यह सदाबहानी यानी कि सदा नीरा नहीं है। और यहाँ ढाल क्षेत्र के में खादर के मैदान मिलते हैं, यानी कि नवीन जलोढ़ के मैदान मिलते हैं। इस मैदान में काप मिट्टी पाई जाती है जो गहरी व चिकनी या पीली दोमट है, ठीक है। इसके दक्षिण में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि काप मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दक्षिणी गंगा के मैदान में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा जो भाग है वह है आपका दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। दक्षिण के सीमांत पठारी क्षेत्र की यदि बात करें तो बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, झारखंड से सटा हुआ, जो कि एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिले तक फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमांत में छोटा नागपुर पठार की खादर प्राचीन चट्टानों के दृश्यांश, जिसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है, धरातल पर दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र तीव्रवाही नदियों व प्रतापी ढाल से युक्त पहाड़ियों, समतल सक्रिय घाटियों एवं विषम धरातल से युक्त पठारी प्रदेश है। इसके अंतर्गत गया, मंदार, बराबर और जेठियन की पहाड़ियां, गंगेश्वरी, राजगीर और शेखपुरा इत्यादि की सूकर पीठ पठारियां, इसके अलावा बिहार शरीफ, जमालपुर, मुंगेर की पहाड़ियां तथा रोहतास और कैमूर जिलों में विस्तृत कैमूर के पठार का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मैदान के दक्षिणी सीमांत में नवीनगर और मोराटाल से मुंगेर तक क्वार्टजाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित है। कुल मिलाकर छोटा नागपुर और कैमूर के पठार का यह अपर्दित भाग 150 से 300 मीटर तक ऊंचाई वाले धरातल का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, याद रखिएगा। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से पृथक करती है। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट है, जबकि कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर मिलता है। ठीक है, तो कहां पर कौन सा पत्थर मिलता है यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार का भौगोलिक विभाजन देखा। अब देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि पहले पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिहार की सीमा से लगने वाले 3 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि कहां है? बिहार के पश्चिम में है। झारखंड जो कि कहां है? बिहार के दक्षिण में है। और पश्चिम बंगाल जो कि कहां है? बिहार के पूर्व में है। ठीक है, कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो यह पूछा जा सकता है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन सा है? तो यह है कटिहार जिला। ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित बिहार के 12 जिले हैं। ठीक है, यह पूछा भी जा चुका है। ठीक है, पिछली बार ही पूछा गया है कि गंगा नदी के तट पर जो है बिहार के कितने जिले हैं। ठीक है, तो 12 जिले हैं टोटल। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा। और गंगा नदी कहां सबसे लंबी है? तो पटना जिले में सबसे लंबी है। यह भी पहले पूछा जा चुका है कि गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है? तो यह है पटना जिले में। यह भी पिछली बार या फिर उससे पिछली बार पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। झारखंड बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल कितना था? तो 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। तो इनमें से 79,714 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी कि 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। ठीक है, और जो शेष क्षेत्रफल है वह आपका बिहार का क्षेत्रफल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पटना की सीमा जो है वह 9 जिलों से संबद्ध है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पटना जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो 9 जिलों से लगती है। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो है मैप पर आप देख सकते हैं। बिहार से पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से तथा मानभूम पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, जब बिहार का आपका ये हो रहा था, सीमांकन हो रहा था, उस समय यह किया गया था 1956 में। ठीक है, तो बिहार से पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से तथा मानभूम पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। और यह जो है मैंने बताया है आधुनिक भारत के इतिहास में भी बताया है। जब मैं बता रहा था कौन सा पॉइंट, आजादी के बाद के बिहार के बारे में बता रहा था, तब मैंने ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिहार का भौगोलिक विभाजन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और चूंकि मैंने मैप पर भी कुछ वर्क किए हैं, बताए हैं आपको, तो आपको जरूर जो है समझ में भी आया होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पीटी के लिए वो उसके ऊपर मैंने आई लिख दिया था, और जो बाकी पॉइंट्स है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को हमारे चैनल से जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, और लास्ट में बस जाते जाते इतना कहूंगा कि आपका जो नोट्स यदि चाहिए, बिहार स्पेशल का नोट्स और करेंट अफेयर्स का नोट, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स का नोट्स जो है आपका टोटल नोट्स जो है वह मिलता है 500 रुपए में मात्र। तो यदि आप चाहें तो मात्र 500 रुपए में बिहार स्पेशल जितने भी नोट्स है, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या फिर बिहार स्पेशल जो है आपका हिस्ट्री का नोट्स, ज्योग्राफी का नोट्स, आपका बिहार का जो जनगणना है, वन रिपोर्ट है, बजट है, आर्थिक समीक्षा है, इनसे जुड़े हुए नोट्स जो है वो मात्र 500 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा वह 9525360283 है। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं मुझसे नोट्स, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और अब वीडियो लंबा न करते हुए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।